या फिर रिटायरमेंट के लिए आपको आपको इतना रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना चाहिए, और उस रिटायरमेंट फंड को क्रिएट करने के लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशंस आर अ पार्ट ऑफ आवर सेल प्रोसेस। ठीक है, सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सेल्स प्रोसेस। क्योंकि हम एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट उनको पिच कर रहे हैं, तो जब एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम पिच करते हैं तो कैलकुलेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब कैलकुलेशन जो है वो हमारे अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। एक तो है कि एक क्लाइंट के लिए एक आई ओपनर जैसे होता है, क्योंकि कई बार लोगों ने उस तरीके से सोचा नहीं है या उतने अमाउंट के बारे में उन्होंने सोचा नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चे की एजुकेशन की बात करें, तो अगर आज 10 लाख का खर्चा आ रहा है इंजीनियरिंग के लिए, तो एज अ पेरेंट मैं ये सोचता हूँ कि आगे भी चल के इतना ही होगा, या उसमें कितना होगा या कितना वो बढ़ेगा, ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये सरप्राइजिंग भी हो जाता है काफी क्लाइंट्स के लिए कि इतना क्यों लगेगा या इतना चाहिए। तो इट एक्ट्स एज अ आई ओपनर। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वो अर्जेंसी क्रिएट करता है कैलकुलेशन। अर्जेंसी का मतलब क्या है कि अगर मैंने जल्दी शुरू नहीं किया तो शायद हो सकता है मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं, या ये जो मेरा गोल है रिटायरमेंट का या बच्चों के एजुकेशन का, उस गोल को मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। ये एक बेनिफिट होता है कि अर्जेंसी क्रिएट होता है। और तीसरी चीज ये होती है कि वो रियलिटी दिखाता है। रियलिटी इन द सेंस कि मैं आज कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है, और क्या मैं वहां तक पहुंचने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। क्या मैं अपने बच्चे का एजुकेशन पूरा करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ? क्या मैं अपने रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हूँ? क्या मैं बच्चे की शादी करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ? सो क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, ये मुझे इससे समझ में आता है। ठीक है, तो ये एज एन आई ओपनर काम करते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। और अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ, ये इससे मुझे समझ में आता है। ठीक है, सो देखिए, एक पार्ट होता है कैलकुलेशन का। ठीक है, एक पार्ट होता है कैलकुलेशन की जहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, वो इजी पार्ट है, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। लेकिन उस कैलकुलेशन को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो क्लाइंट के सामने, वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि वो आपका मेजर स्किल है, क्योंकि कैलकुलेशन अपने आप बात नहीं करते। वो आप एक्सेल पे कैलकुलेशन करके दिखाया आपने, आपका काम हो गया, ठीक है। लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो क्लाइंट के सामने, वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्लाइंट ये डिसीजन लेगा कि उसको ये करना है या नहीं करना। तो एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं कि कैलकुलेशन क्या होते हैं एग्जैक्टली और क्यों करना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फिर हम आते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके, सो हम ओके सॉरी शेयर नहीं किया है। सुनील, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। एक सर दिख रहा है, यस स्क्रीन। थैंक यू। ओके, सो अब मान के चलते हैं बच्चों के एजुकेशन का कैलकुलेशन करना है, चिल्ड्रंस एजुकेशन। और एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन। तो चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन प्लानिंग के बारे में हमें बात करनी है क्लाइंट के साथ। सो अब हम उसको कैलकुलेशन क्या दिखाते हैं, क्या कैलकुलेशन हम करते हैं और हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। सो मान के चलिए आज एक 3 साल का बच्चा है। वो ग्रेजुएट हो रहा है 18 एज पे, तो ग्रेजुएशन के लिए जाएगा 18 साल की उम्र में, वो ग्रेजुएशन के लिए जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो उसको कहते हैं टाइम लाइन। दिस इज अ टाइम लाइन, ये टाइम लाइन।
जो लाइन आप देख रहे हो ये टाइम लाइन होती है, टाइम लाइन। और जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं या जो भी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युइटी, पेमेंट, रेट, ये जो अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस हम करते हैं, उस उन सारे कैलकुलेशंस को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो ये सारे कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसको कहते हैं दिस इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन। सारे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, पीएमटी, एन्युइटी, ये जो सारे हैं दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अर्थ क्या होता है कि पैसे का वैल्यू समय के हिसाब से बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, मनी ग्रोज और रिड्यूसेस एज पर दी टाइम। सो टाइम एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। टाइम मेजर फैक्टर प्ले करता है फाइनेंस में। और मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को ये कहता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन का जो फॉर्मूला होता है, वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, ये वेल्थ क्रिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एम। तो वेल्थ क्रिएशन इज इक्वल टू एम प्लस टी। ठीक है, एम प्लस टी। तो ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, एम प्लस टी। वेल्थ क्रिएशन इज इक्वल टू एम प्लस टी। एम प्लस टी का मतलब होता है एम फॉर मनी और टी फॉर टाइम। एम फॉर मनी और टी फॉर टाइम। तो अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप समय नहीं दे रहे हो उस पैसे को, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो। आपके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। सो वेल्थ क्रिएशन के लिए या कोई भी फाइनेंशियल गोल पूरा करने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, मनी प्लस टाइम। तो पैसा जो है वो समय के साथ बढ़ता है, तो पैसे को समय का साथ चाहिए। अगर पैसे को समय का साथ नहीं मिलता है तो पैसा बढ़ता नहीं है। और टाइम जो है एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, टाइम। क्योंकि जितना टाइम आप दे रहे हो आपके पैसे को उतना ही पैसा आपका बढ़ेगा। तो अगर आप 3 साल का टाइम दे रहे हो तो उतना बढ़ेगा, आप 5 साल का टाइम दे रहे हो तो उतना बढ़ेगा, अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट यू आर गिविंग योर मनी टू ग्रो, उतना आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना शॉर्ट टर्म में चाहिए, ये इतने साल भरूंगा, उतने साल नहीं भरूंगा। तो मैं उन लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ कि पैसा है लेकिन अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये याद रखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेल्थ क्रिएशन। या कोई भी अगर आपको गोल पूरा करना है आपका, तो आपको दो चीजें चाहिए, मनी प्लस टाइम। ओके, सो इस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो 3 साल का बच्चा है, 18 साल के 18 साल के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए जाए, उसको पैसे चाहिए यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे उसको कितने पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना पैसा चाहिए होगा उसको, क्योंकि आज का कॉस्ट अगर आप पूछोगे किसी को भी, रिटायरमेंट सॉरी इंजीनियरिंग का आज का खर्चा कितना है तो कोई भी आपको बता सकता है, वो गूगल पे सर्च करके भी आपको बता सकता है। लेकिन कल कितना होगा ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं। सो ये कितना होगा कल जाके खर्चा, ये हमें उसको बताना होता है क्लाइंट को। सो पहला कैलकुलेशन हम करते हैं कि जब हम बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड बात करते हैं तो पहला कैलकुलेशन ये हम करते हैं कि आज अगर इतना है तो कल कितना हो। सो इस कैलकुलेशन को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज एजुकेशन कॉस्ट। फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, आज अगर इतना है तो कल कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम ये कैलकुलेशन करें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज एजुकेशन कॉस्ट। सो अब मान के चले कि आज का जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए इंजीनियरिंग के लिए। तो दिस इज टुडेज वैल्यू, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू। तो 10 लाख आज का खर्चा है,
अगर बच्चे का एजुकेशन पूरा करना है तो 10 लाख आज का खर्चा है। अब पीरियड कितना है, टाइम, टाइम कितना है, द टाइम इज 15 ईयर्स, 15 साल का पीरियड है। ठीक है, आज 3 साल का है, 18 साल में एजुकेशन के ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, तो 15 साल के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए जाने वाला है, तो पीरियड इज 15 ईयर्स। अब ये 10 लाख हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि 10 लाख बढ़ के कितना होगा यहाँ पे 15 साल के बाद, 10 लाख की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पैसा समय के साथ उसका वैल्यू चेंज होता है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। ठीक है, 10 लाख यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब ये बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। सो जो फैक्टर उस पैसे को बढ़ाता है, जो फैक्टर काम करता है यहाँ पे, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, सो अगर महंगाई बढ़ती है तो ये कॉस्ट बढ़ेगा। सो अब हमें ये देखना है कि 3 साल में, सॉरी 15 साल में क्या कॉस्ट हो सकता है। 15 साल में कॉस्ट क्या हो सकता है, मतलब इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है 15 साल में, ये इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है और ये 10 लाख का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, महंगाई जिसको हम कहते हैं वो अलग अलग तरीके की महंगाई होती है जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। सो एक होता है फूड इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन, एजुकेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन। सो ये अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं जो डायरेक्टली हम पे असर करते हैं। सो फूड इन्फ्लेशन है, मेडिकल इन्फ्लेशन है, एजुकेशन इन्फ्लेशन है, फिर फ्यूल इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल के दाम चेंज हो जाते हैं, तो फ्यूल इन्फ्लेशन। तो ये 4 मेजर इन्फ्लेशन है जो हम पे डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होता है। मतलब ये बढ़ गए तो चीजें बढ़ जाती है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब जनरल जो भी हम घर चलाने का खर्चा है वो बढ़ जाएगा। मेडिकल इन्फ्लेशन यानी कि हॉस्पिटल का खर्चा, अगर मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। एजुकेशन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन का इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक, और फ्यूल इन्फ्लेशन जो हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल, ये जो ऑयल है, तो उसका अगर दाम बढ़ गया तो भी, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो भी उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। सो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो 1 अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक ये एवरेज था 1.76%। ये बहुत कम आ गया। ठीक है, 1.76%, ये इतना इन्फ्लेशन है। मेडिकल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो आज मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है, सबसे हाईएस्ट है। 14% से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एजुकेशन इन्फ्लेशन की हम बात करें तो ये रेंज करता है 8% से 12% के बीच, 8 to 12%। अब ये इतना रेंज क्यों करता है, मतलब 8 से 12% में आपको क्यों कह रहा है, क्योंकि एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हो। वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है या एवरेज इंस्टीट्यूट है या बिलो एवरेज इंस्टीट्यूट है, इस पे डिपेंड करता है कि उसका खर्चा या उसका रेट कितना बढ़ेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन की बात कर रहे हो। आप किसी मेट्रो सिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता है। आप किसी एक टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज की अगर बात कर रहे हो तो वहां पे एजुकेशन इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ता है जितना मेट्रो सिटीज में बढ़ता है। तो ये रेंज करता है 8% से 12% के बीच। मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो 10 to 12% वो बढ़ेगा। अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात करेंगे तो 8 to 10% ये बढ़ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आप कौन सा इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हो, कौन सा लोकेशन है। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो इसका रेंज जो है 8 to 12% के बीच ये कुछ भी बढ़ता है। आप हो सकता है आप एक टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में आप रह रहे हो,
लेकिन आप अगर आपके बच्चे को भेजना चाहते हो एक अच्छे कॉलेज में, जो कि कहीं एक मेट्रो सिटी में है, तो वहां पे आपको कॉस्ट ज्यादा आएगा कंपेरेटिवली तो जिस शहर में आप रहते हैं। ठीक है, सो ये 8 to 12% के आसपास है एजुकेशन का इन्फ्लेशन। ठीक है, सो ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है, इंस्टीट्यूशन वगैरह इन सब के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, सो अब अगर मान के चले कि इन्फ्लेशन एक सर्टन रेट से बढ़ जाता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल मान के चले कि इन्फ्लेशन रेट अगर 8% से बढ़ता है, तो कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 लाख की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। सो कोई भी कैलकुलेशन जब हम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं जिसको जिसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, फिर आता है रेट। अब रेट दो तरीके के होते हैं, एक तो इन्फ्लेशन रेट होगा या फिर वो इंटरेस्ट रेट होगा। टाइम, आप इसको टाइम कहो या पीरियड कहो या नंबर ऑफ ईयर्स कहो, जो भी आपको। और फ्यूचर वैल्यू। तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए चार फैक्टर्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू, रेट, इन्फ्लेशन, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू, रेट, रेट या इन्फ्लेशन का हो या इंटरेस्ट का हो, टाइम या पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स, और फ्यूचर वैल्यू। अब जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये चार फैक्टर्स है यहाँ पे, ये चार फैक्टर्स है। अब चार में से तीन अगर हमारे पास है तो हम चौथा कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, रेट है, पीरियड है, तो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, टाइम है, रेट है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास रेट है, टाइम है, फ्यूचर वैल्यू है, आप, सॉरी, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, टाइम है, तो आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, रेट है, फ्यूचर वैल्यू है, आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये जो चार फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें चाहिए होता है, चारों में से तीन अगर मेरे पास है तो चौथा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, सो इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख है प्रेजेंट वैल्यू। रेट कितना है, रेट है 8%। ये कौन सा रेट है, इंटरेस्ट रेट है या इन्फ्लेशन रेट है, दिस इज इन्फ्लेशन रेट। हमारे पास टाइम है 15 साल का। तो अब हमें क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू। सो चार में से तीन चीजें हमारे पास चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, रेट और टाइम। तो उसके बेसिस पे हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तो एक्सेल की अगर हम बात करें तो एक्सेल में एक फार्मूला होता है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर, एफएक्स का फंक्शन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे एफ वी टाइप करो, फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पे ओके करो, तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, रेट। तो रेट है 8%। इन पर यानी कि पीरियड, पीरियड है 15 साल। टीएमटी यानी कि रेगुलर पेमेंट, तो यहाँ पे रेगुलर कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू है। पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा माइनस में देते हैं, माइनस में, क्योंकि एक वैल्यू आपको माइनस में देनी पड़ती है। ठीक है? अगर प्रेजेंट वैल्यू माइनस में नहीं देंगे तो फ्यूचर वैल्यू माइनस में आ जाएगी। सो एक कोई तो वैल्यू आपको माइनस में देनी पड़ती है। सो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे हमने पकड़ लिया 10 लाख रुपए। ओके, तो ये तीन चीजें अगर हमारे पास है तो चौथी चीज हमें मिल जाएंगी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। अब ये कितना आ गया फ्यूचर वैल्यू, 31 लाख। तो दिस वैल्यू इज 31,72,169। तो आज अगर 10 लाख की वैल्यू है, तो 15 साल के बाद अगर महंगाई 8% से बढ़ती है
तो उसी एजुकेशन के लिए, उसी इंजीनियरिंग के एजुकेशन के लिए कितना खर्चा आएगा? 31 लाख रुपीज कॉस्ट आएगा। अब ये जो तीन पैरामीटर्स हमारे पास है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, इन्फ्लेशन रेट और पीरियड, ठीक, इन तीनों में से जो भी आप चेंज करोगे ये फ्यूचर वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, इन तीनों में से जो भी अगर आप चेंज करते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए तो मान के चलिए हम इन्फ्लेशन रेट 8% की जगह 10% करते हैं, तो ये 41 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 8% से 31 लाख रुपीज होता है। अगर पीरियड हम कम करते हैं, 12 साल करते हैं, तो ये 25 लाख रुपए हो जाएगा। सो अब इस कैलकुलेशन के लिए एक चीज हम समझते हैं कि 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू है। आज अगर इंजीनियरिंग का खर्चा 10 लाख है, तो 15 साल के बाद ये हो जाएगा 31 लाख रुपए। तो ये पहला कैलकुलेशन हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ये इतना होगा तो क्या होगा। अब दूसरा कैलकुलेशन हमें उनको ये बताना पड़ता है, ये पहला स्टेप हो गया। आज अगर 10 लाख है तो 31 लाख रुपए चाहिए, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि अगर आप आज ये यहाँ पे इतना है, ठीक है, आज अगर ये वैल्यू इतना है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट क्या पूछेगा कि ये 31 लाख रुपए बनाने के लिए, ठीक है, 31 लाख रुपए बनाने के लिए मुझे आज से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीने। ठीक है, मुझे हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये अगर बनाना है मुझे, ये वैल्यू अगर मुझे बनानी है, 31 लाख रुपए अगर बनाना है, तो आज से लेके कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं ये 31 लाख रुपए क्रिएट करूँ। ठीक है, ओके। अब अब हमें यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? तो हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले तो फ्यूचर वैल्यू 31 लाख रुपीज, 31,72,169, ये अमाउंट मुझे क्रिएट करनी है। तो ये अमाउंट मुझे पता है। पीरियड यानी कि टाइम, टाइम कितना है? टाइम मेरे पास 15 साल का ही है, तो टाइम वही रहेगा। 15 साल में मुझे ये 31 लाख रुपए बनाने हैं। अब रेट, अब यहाँ पे रेट कौन सा आएगा? इन्फ्लेशन का आएगा, इंटरेस्ट का आएगा? आप सोच के देखिए कौन सा रेट आएगा, इन्फ्लेशन का या इंटरेस्ट का? तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट रेट। तो आपको यहाँ पे एक, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा या हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 31 लाख बनाने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ, और जिस इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न देगा, यानी कि वहां पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। सो अगर हम बात करते हैं लक्ष्य जैसे प्लान की या लाभ जैसे प्लान की, तो वहां पे मुझे कितना मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन टर्म? 5, 5.5 या 6%। सो मान के चलते 6% से कैलकुलेशन करके देखते हैं। सो रेट, इंटरेस्ट रेट हम 6% पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे? क्या अभी ये कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू का हम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि सारा पैसा क्या वो एक साथ भरने वाला है, एक साथ नहीं भरे, वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेगा क्लाइंट।
वो हर महीना आपको पैसे देगा, और जब वो हर महीना पैसे दे रहा है उसका मतलब है कि वो पेमेंट हमें दे रहा है, पीएमटी, जिसको हम कहते हैं रेगुलर पेमेंट। अभी रेगुलर पेमेंट का मतलब होता है सिर्फ मंथली नहीं, ये ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और मंथली भी हो सकता है, लेकिन ये रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर, इसको कहते हैं पीएमटी, पेमेंट, पीएमटी। अब हमें निकालना ही ये, तो जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, तो व्हेन वी कैलकुलेट प्रीमियम, वी कैलकुलेट रेगुलर पेमेंट। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? रेगुलर पेमेंट ही होता है ना, वो साल में एक बार आपको दे रहा है, या साल में 2 बार आपको दे रहा है, साल में 4 बार आपको दे रहा है, या साल में 12 बार वो आपको दे रहा है इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज रेगुलर पेमेंट। और रेगुलर पेमेंट का एक दूसरा एक नाम जो हम कॉमन यूज करते हैं, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो एसआईपी का मतलब म्यूचुअल फंड नहीं है, ये बात समझ लीजिए। एसआईपी डजंट मीन म्यूचुअल फंड, हालांकि उसको इतना म्यूचुअल फंड के साथ कॉमनली एसोसिएटेड किया गया है कि जैसे हम एसआईपी इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हमें म्यूचुअल फंड ही याद आता है, क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है और लोगों के दिमाग में वो बैठ गया। एसआईपी मतलब क्या? म्यूचुअल फंड, इतना सिंपल हो गया। तो एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं की जाती है। तो एसआईपी का मतलब होता है अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर अ फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड अमाउंट ओवर अ फिक्स्ड पीरियड, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। दैट इज एन एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एन अमाउंट इन्वेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड क्या है? फिक्स्ड है। अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है? दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। सो अमाउंट भी फिक्स्ड है और पीरियड भी फिक्स्ड है। अगर मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, दैट इज एन एसआईपी। सो जो आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो वो भी एसआईपी है, क्योंकि उसके लिए पीरियड फिक्स्ड है, उसके लिए अमाउंट फिक्स्ड है, सो दैट इज ऑल्सो एन एसआईपी। लेकिन इंडिया में इसको कॉमनली एसोसिएटेड किया गया है म्यूचुअल फंड से। सो पेमेंट या रेगुलर पेमेंट या एसआईपी, इसको कहो, ये एक ही है। ठीक है, फिक्स्ड पीरियड पे, फिक्स्ड इंटरवल पे मैं फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो अब पहले स्टेज पे, पहले स्टेप पे हमने क्या किया है, ये आज अगर इतना खर्चा तो कल कितना होगा, इसका कैलकुलेशन हमने किया। अब सेकेंड स्टेज पे, ये खर्चा अगर मुझे आने वाला है, मतलब अगर आज 10 लाख है तो कल 31 लाख हो जाएगा। अभी 31 लाख रुपए अगर मुझे बनाने हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो आज से लेके अगले 15 साल तक मुझे हर महीना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या हर साल मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज पेमेंट, पीएमटी। तो इसको कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए आप फिर से एफएक्स फंक्शन में आ सकते हो। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है पीएमटी, पीएमटी, पीएमटी टाइप करके गो पे क्लिक करो। तो पीएमटी, सो रेट 6% कम ले रहे, पीरियड 15 साल हम पकड़ रहे। अब ये प्रेजेंट वैल्यू है क्या? नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं, दिस इज फ्यूचर वैल्यू। तो 31 lakhs इज द फ्यूचर वैल्यू। तो ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ गया अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट माइनस में आ गया। सो आपको एक वैल्यू माइनस में देनी पड़ती है ताकि आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में। एक्चुअली ये माइनस ही सही है, लेकिन वो फिर लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि माइनस क्या है। एक्चुअली देखिए क्या होता है, माइनस क्यों आता है यहाँ पे, 1,28,000 माइनस 1,28,000, ये क्यों आता है, या एक्सेल हमें ऐसे क्यों दिखाता है? क्योंकि जो हम पेमेंट करते हैं, जो हम पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट हमारे अकाउंट से चला जाता है। ठीक है, वी आर पेइंग द मनी।
हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, तो बैंकिंग में क्या होता है, दो अकाउंट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, डेबिट मतलब आपके अकाउंट से अगर कोई पैसा जा रहा है, आप किसी को दे रहे हो, खर्च कर रहे हो, सो दैट इज डेबिट, वो माइनस में पड़ेगा। और क्रेडिट का मतलब क्या है, वो आपके अकाउंट में आ रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक है, तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो कभी भी जब हम पेमेंट किसी को देते हैं या पैसा किसी को देते हैं, वो माइनस में आता है, क्योंकि वो हमारे अकाउंट में से चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये भाई माइनस साइन देखते हैं ना क्लाइंट, उससे समझ में नहीं आता है माइनस क्यों आ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू को माइनस में दे दो, ये प्रेजेंट वैल्यू अपना पीएमटी आपका रेगुलर में आ जाए। ओके, सो अगर ये क्लाइंट 15 साल हर साल 1,28,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एवरी ईयर, इफ यू इन्वेस्ट 1,28,571, तो वो 31 लाख रुपीज बना पाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसको मंथली में कैलकुलेट करना है, तो मंथली कैलकुलेशन अगर करना है, तो आपको रेट को डिवाइड करो 12 से, और पीरियड को यानी कि एन पर को मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये आएगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज। तो अगर साल का भरना है तो 12,000 रुपये, 1,28,000 रुपये। महीने का भरना है तो 10,000 रुपये। तो इस तरीके से आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जो दिखाते हैं क्लाइंट को, वो मंथली बेसिस पे दिखाते हैं नॉर्मली, कि मंथली आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर ये व्यक्ति 10,000 रुपये अगर हर महीना अगर इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 15 ईयर्स, 15 साल अगर वो कर रहा है, तो 31 लाख रुपए वो बना पाएगा अपने बच्चे के एजुकेशन के। ठीक है, ओके। अब मान के चलते हैं कि ये तो हम गारंटेड प्लान लेके चल रहे हैं, गारंटेड प्लान। अब मान के चले कि आप ये ऐसा सोच रहे हो कि लक्ष्य में मैं 50% इन्वेस्टमेंट करूंगा, और यूलिप में यानी कि इंडेक्स प्लस में हम 50% इन्वेस्टमेंट करेंगे। सारा पैसा उसका लक्ष्य में नहीं इन्वेस्ट करते, उसका हम कॉम्बिनेशन करते हैं, लक्ष्य और इंडेक्स प्लस। तो लक्ष्य में हम 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडेक्स प्लस में 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं, दो प्लान एक साथ लेके आते हैं, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट रेट क्या पकड़े, क्योंकि लक्ष्य का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, इंडेक्स प्लस का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। तो ये यहाँ पे फिर कौन सा इंटरेस्ट रेट हम पकड़ के चले। सो फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि मेरे पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से 50 रुपए में लक्ष्य में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 50 रुपए में इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो मुझे 100 रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही इंटरेस्ट रेट हम पकड़ सकते हैं। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है, इसको इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 15 लाख आएगा। ठीक है, तो 15 लाख मैच्योरिटी वैल्यू होगी लक्ष्य की, 15 लाख रुपए मैच्योरिटी वैल्यू होगी इंडेक्स प्लस की। ठीक है, फिर इसका कैलकुलेशन अलग कर सकते हैं, इंडेक्स प्लस का कैलकुलेशन अलग कर सकते हैं, फिर इसका 6% से कर सकते हैं, इसका 12% से कर सकते हैं, वो भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज मुझे क्लाइंट को दिखाने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा क्या है, हम एक सिंपल कैलकुलेशन और एक कर सकते हैं। सो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे हैं, मान के चले हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए 100 रुपए। सो उसमें से 50 रुपए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ लक्ष्य में, और 50 रुपए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडेक्स प्लस में। ठीक है, 100 रुपए मेरे पास है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो 50 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए मैंने लक्ष्य में, 50 रुपए मैंने इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट किया। अब रेट कितना आएगा, इंटरेस्ट रेट कितना मिल सकता है मुझे, तो लक्ष्य में हम 6% पकड़ के चलते हैं, और इंडेक्स प्लस में 12% पकड़ के चलते हैं। सो ये होगा हमारा रेट। अब मेरा जो 50% इन्वेस्टमेंट है, 50% इन्वेस्टमेंट है, उस पर मुझे 6% रिटर्न मिला है, और 50% इन्वेस्टमेंट पे मुझे मिल रहा है 12% रेट। ठीक है,
तो जो मेरे 50 रुपए इन्वेस्ट हो रहे उसको 6% रिटर्न मिलेगा, और जो मेरे 50 रुपए इन्वेस्ट हो रहे इंडेक्स प्लस में उसको मुझे रेट मिलेगा 12%। तो अब सवाल ये आता है कि मेरे पूरे 100 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। 50% पे 6%, 50% पे 6%, ठीक है, यानी कि कितना हो गया। अब सोचिए कितना हो गया। 50% पे 6% मतलब कितना है। अगर आप 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और उस 50रुपए पे आपको 6%, 50% पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना हो गया इंटरेस्ट। अब बताइए आपके हिसाब से कितना होगा। यस, मुकुंद जी कह रहे हैं 3%। यस, राम जी भी कह रहे हैं 3%। वेरी गुड। सो 50% का 6% कितना होता है, 3%। इसको सिंपल करना है। 50% का 6% निकालना है, तो कितना होता है, 3%। 6 × 5, 3, यानी कि 5 × 6 कितना किया हमने, कितना आता है, 30, यानी कि 3.0, तो 3% आता है। तो इस पे आएगा 3% रेट। और अब ये यहाँ पे इस 50% पे 12% मिलता है, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 6%, क्योंकि डबल है। सो अब टोटल जो मेरा 100 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 9%। ठीक है, तो पूरा जो 100 रुपये मेरा इन्वेस्ट हो रहा है उस पूरे 100 रुपये पे मुझे 9% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब रेट हम यहाँ पे कितना पकड़ सकते हैं, दोनों का मिला के 9%। सो 9% अगर हम रेट पकड़ के चल रहे तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 8,321। ठीक है, 8,321। अब इसको चलो 12% करते हैं, कितना आ गया, 6,000, 6,287। ठीक है, 6,287 आ गया। तो आप इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ाएंगे उतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कम आएगा। तो सवाल ये आता है कि क्यों ना हम सारा का सारा पैसा इंडेक्स प्लस में डालें, क्योंकि क्लाइंट भी ये कहेगा कि सारा इंडेक्स प्लस में डालें, क्योंकि जितना ज्यादा रिटर्न मुझे मिल रहा है उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, सिंपल बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम बच्चे के एजुकेशन का प्लानिंग कर रहे हैं। एक बात समझिए, यहाँ पे दोनों क्यों जरूरी है, मतलब सिर्फ यूलिप के बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पीरियड के दौरान ये 15 साल में अगर उस पेरेंट को कुछ हो जाता है, तो अगर हम सारा पैसा अगर आपने इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट किया है तो जितना भी फंड वैल्यू होगा उतना ही मिलेगा। क्योंकि क्लाइंट आपको कभी कभी पूछेंगे ये क्यों कर रहे हैं हम, सारा पैसा हम शेयर मार्केट में क्यों नहीं डाल रहे। तो आपको उनको समझाना पड़ता है कि सर ये बच्चे के एजुकेशन का मामला है, और इसमें अगर हम सिर्फ मार्केट के रिलेटेड करेंगे तो गारंटी क्रिएट नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं कि कम से कम 50% अमाउंट तो गारंटेड है, यानी कि 15 लाख तो कम से कम गारंटेड मिलेगा। गारंटेड कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मैं लक्ष्य दे रहा हूँ तो इनकेस अगर पेरेंट की डेथ हो जाती है तो फ्यूचर प्रीमियम भी वे ऑफ हो जाएंगे, फ्यूचर प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके लिए पैसा बनना था वो 15 लाख रुपए, वो मैच्योरिटी पे उसको 15 लाख रुपए मिलेगा। और फैमिली के लिए एक 10% ऑफ सम एश्योर्ड वो इनकम भी मिलता रहेगा, वो भी है उसमें। अगर इनकेस कुछ हो जाता है तो 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा और 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि यूलिप तो वहीं पे बंद हो जाएगा ना, लेकिन लक्ष्य चलेगा आगे। बच्चे के एजुकेशन है जहाँ पे गारंटेड पैसा चाहिए हमें, वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मार्केट के भरोसे पे नहीं कर सकते।
सो इन दैट सिचुएशन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको इस तरीके से डिवाइड करके करें, ये बताना क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आ गया 8,321। तो जितना इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे उतना ही ये होगा। अब इंडेक्स प्लस का इंटरेस्ट रेट कितना पकड़ सकते हैं? 12%, 15%, कितना पकड़ सकते हैं? सो आइडियली मैं कभी भी 12% के ऊपर नहीं जाता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं 12% दिखाता नहीं, कभी मैं 10% पे सारा कैलकुलेशन करता हूँ प्लान के लिए, 12% भी मैं नहीं दिखाता हूँ। लेकिन क्योंकि पीरियड 15 साल का है, आप 12% पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि पीरियड 15 साल का है। तो यूलिप 5 साल में डबल होने वाला स्कीम नहीं है, ये बात समझिए आप। अगर आप उस तरीके से बेच रहे हो तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि पिछले पिछली बार जो गलतियां की थी वही गलतियां अगर आप दोहरा रहे हो तो प्रॉब्लम आपको होने वाला है। बेचने के लिए तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। आज का ही न्यूज है, कैनरा बैंक ने एक क्लाइंट को, जो 90 इयर्स का क्लाइंट था, 90 साल उसका एज, सॉरी 90 एज था उस क्लाइंट का, उसको 2 लाख रुपए की रेगुलर पॉलिसी बेच दी। और 2 साल का प्रीमियम जाने के बाद फिर उस आदमी को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट से जा क्यों रहे, उसको पता ही नहीं कि उसने क्या किया, कहाँ पे साइन किया है, पता ही नहीं उसको। तो मैनेजर ने क्या किया था, उसकी बेटी को और उसका जॉइंट अकाउंट निकालने के लिए उसको कहा था, पॉलिसी बेटी के नाम पे निकाली है, प्रपोजल पिताजी को दिखाया है और वो 2 लाख रुपए उसके अकाउंट से जा रहा है, उसको पता ही नहीं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब उसके फैमिलीज ने, मतलब घर वालों ने जाके देखा 2 लाख रुपए क्यों जा रहे हैं, तो उनको पता चला कि रेगुलर प्रीमियम, 90 साल के आदमी, वो प्रोपोजर है और वो प्रीमियम पे कर रहा है 2 लाख रुपए का। तो अभी वो केस हो जाएगा, केस करने वाले हैं वो लोग। तो क्या होता है ना, देखिए एक मिस सेलिंग से सबको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आजकल लोग यूलिप में 15% भी दिखाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले दिखाते हैं, तो मैं भी दिखाता हूँ। बिजनेस आपका है, मर्जी आपकी है, जो करना है आप करो, लेकिन भुगतने की तैयारी भी रखो आप बाद में, क्योंकि क्लाइंट आके आपको ही पूछेगा ना। क्लाइंट को कंपनी वनी से कुछ लेना देना नहीं, पहला वो आता है हमारे पास, आपके पास और मेरे पास आएगा, अगर हम इस तरीके से अगर करेंगे तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इंडेक्स प्लस अच्छा है, प्रोटेक्शन प्लस अच्छा है, SIP बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोडक्ट्स बने हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बने हैं। म्यूचुअल फंड भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बना है, लॉन्ग टर्म के लिए ही बना है। ठीक है? मैं आपको आज का ही एग्जांपल बताता हूँ। तो देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट, उन्होंने मुझे पूछा है कि अब ये क्या है, क्या करे इसका। ठीक है, तो मेरे एक क्लाइंट के एक रेफरेंस के थ्रू, उसके एक दोस्त का एक इन्वेस्टमेंट था ये। तो अभी उसका 5:30 बजे मेरी उनके साथ बात हुई। ठीक है, अब वो आदमी क्या कह रहा है कि मैंने इतना भरा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, 5% रिटर्न मिल रहा है, तो कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसको बंद करे, क्या करूं। ठीक है, ये मंथली SIP कर रहा है। तो एक है मिड कैप में, दूसरा है स्मॉल कैप में, तीसरा है एडवांटेज फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में। ठीक है? अब पिछले एक साल में मिड कैप तो मतलब 6 से 7% रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप तो नेगेटिव में है। ठीक है, माइनस में ही चल रहा है स्मॉल कैप। तो ये दो फंड ऐसे कि जो शॉर्ट टर्म में आप इसको देखोगे तो कभी आपको रिटर्न नजर नहीं आएंगे, लॉन्ग टर्म के बाद ही रिटर्न नजर आएंगे। तो उसको लग रहा है कि पैसा कुछ बढ़ ही ना रहा है, सिर्फ 5% से बढ़ रहा है, साल 1.5 साल से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि आप जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जब अगर आप टाइम रोज देखोगे ना, ये बढ़ने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला नहीं। सबसे पहले तो आपने गलत शुरुआत जो की है वो गलत फंड से की है, आपको यार नहीं जाना चाहिए था, आप गए हो वहां पे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इतना कम मुझे क्यों मिल रहा है और अब मैं क्या करूँ, यहाँ से निकलूँ क्या, ये बंद कर दूं क्या, तो मैंने कहा पहली गलती आपने की है, अब दूसरी गलती आप कर रहे हो कि इसको बंद कर रहे हो।
क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपको पैसा नहीं देगा, ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसा देगा। तो अगर लॉन्ग टर्म आप कंटिन्यू कर रहे हो तो ये आपका फायदा होगा, वरना नहीं होगा। और आजकल मार्केट में लोग यही गलती कर रहे हैं कि थोड़ा रिटर्न ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, ये कम क्यों रहा है, कम क्यों रहा है, तो चलो इसको बंद करो, उधर निकलो, यही होता है। ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा ध्यान से यूलिप पे, यूलिप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स प्लस बहुत अच्छा कर रहा है, प्रोटेक्शन प्लस अच्छा कर रहा है, और एसआईपी अच्छा कर रहा है। लेकिन आप जो बेच रहे हो ना, वो सोच समझ के बेचिए। लॉन्ग टर्म में ये प्रोडक्ट आपको कभी भी, आपको भी खुश कर देंगे और आपके क्लाइंट को भी खुश कर देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, 4 साल 5 साल की बात करें, तो थोड़ा मुश्किल। ओके। सो चिल्ड्रंस एजुकेशन में क्या है, ये दो कैलकुलेशन हमने की आज। ये प्रेजेंट वैल्यू इतना है, फ्यूचर वैल्यू इतना है। और ये फ्यूचर वैल्यू बनाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना। अगर आप 6% से दे रहे हो तो 10,000 करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन करके दे रहे हो तो 8%। और यकीन मानिए, हर क्लाइंट के लिए शेयर मार्केट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग इसको झेल नहीं पाते। अभी जिस व्यक्ति का मैंने आपको दिखाया है, उसने अभी पहली बार इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल 1.5 साल पहले। ठीक है? इसके पहले उसने कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, अभी किया है। पहले जॉब कर रहे हैं, 18 साल से वो जॉब कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम 1.5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। बाकी एलआईसी के 4 पॉलिसीज है उनके पास। बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट किया है, हर साल वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे सुकन्या समृद्धि में, वो अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं। आरडी निकाला है उसके लिए, फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर किया है। तो हर एक को ये समझ में नहीं आता है शेयर मार्केट या सबके लिए अच्छा है। वो लोगों का क्या है, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिटर्न, उनका भी यही था। अब आरडी में कितना मिल रहा है, 6.7% मिल रहा है, तो वहां पे कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा रिटर्न चाहिए। मैंने कहा ज्यादा रिटर्न से आपके गोल पूरे होने वाले हैं क्या? इस तरह से करेंगे तो नहीं होगा। तो समझाना पड़ता है लोगों को हमें। हाँ जी। ठीक है। और देखिए आप, कई बार क्या होता है ना कि हमें डर लगता है कि हम क्लाइंट से इस तरीके से बात करेंगे तो उसको क्या लगेगा, वो बुरा मान जाएगा। नहीं होता है प्रॉब्लम। अगर आप सीधी तरीके से उसको समझा रहे हो ना, उसका फायदा उसको दिखा रहे हो ना, तो लोग सुनते हैं। तो उनको पहले की पहली गलती आपने की है, ये किया है, यहाँ पे आपने ये फंड, गलत फंड चूज किया। और दूसरी गलती अभी आप कर रहे हो कि यहाँ से आप निकल रहे हो। ये रोज देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आप पैसा वेल्थ कहाँ से क्रिएट करोगे? अब अल्टीमेटली क्या होगा कि मैंने उनको पूछा, देखो आप अगर ऐसे करते रहोगे तो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो मैंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसे करते रहो, फिर आप गेस करते रहो कि इतना होगा या उतना होगा या कितना होगा, आपको भी पता नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि एक प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान के हिसाब से चलते हैं, आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। मैंने उनको कहा कि आपको आज आप कहाँ पे खड़े हो ये आपको पता चलेगा, आपको जाना कहाँ है ये आपको पता चलेगा, और किस तरीके से हम वहां पे पहुंचेंगे ये पूरी क्लैरिटी आपको है। तो मैंने उनको पूछा, आप बताइए आपको क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्लानिंग करते हैं। मिल गया मुझे एक नया क्लाइंट प्लानिंग के लिए। और तो जैसे आप देखिए समझाते कैसे हो उसके ऊपर डिपेंड है क्लाइंट को। अब इन्हीं सारी चीजों को हम सिंपल एक कैलकुलेटर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल लेके देखते हैं। सो 3 साल का बच्चा है, 18 साल में पैसा चाहिए, 10 लाख चाहिए, इन्फ्लेशन 8% है, 15 साल का पीरियड, 31 लाख रुपीज चाहिए। ये अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, 31 लाख रुपीज चाहिए। अब ये 31 लाख बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। तो मैं हमेशा क्लाइंट को कहता हूँ कि बच्चे के एजुकेशन अगर पूरा करना है तो 3 ऑप्शन है आपके पास। एक खुद के पैसे से कर सकते हो, एक बैंक के पैसे से कर सकते हो, या थोड़ा खुद का और थोड़ा बैंक का। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। पूरा पैसा, आपका पूरा पैसा इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे की पढ़ाई कर सकते हो। आप सारा पैसा बैंक से लेके बच्चे की पढ़ाई कर सकते हो, या तीसरा ऑप्शन है थोड़ा खुद का और थोड़ा बैंक का। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कैसे करना चाहते हो, 100% खुद का है, 100% बैंक का है, या किसका है?
तो मैं यहाँ पे उनको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 50% आपने कहा कि 50% आपका है और 50% बैंक का है। तो सिचुएशन में क्या होगा कि 15 लाख आपको क्रिएट करना है, 15 लाख रुपए बैंक से लोन ले लेंगे। अब इंटरेस्ट रेट अगर मान के चले 8% है या इसको 9% करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट अगर 9% है तो 4,000 रुपए आपको हर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 4,160। और ये करते वक्त आपको आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, 7,48,000, और इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे 8,37,000। अब अगर मान के चले आपने ये सोचा कि बैंक से आधा लोन लेते हैं, तो आज हाउसिंग सॉरी एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट आता है लगभग 10% के बीच आता है। ये डिपेंड करता है, मतलब एक्चुअली आपका सिबिल स्कोर क्या है, करंट का सिबिल स्कोर क्या है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है? और आप नेशनलाइज बैंक से ले रहे हो, प्राइवेट बैंक से ले रहे हो, या किसी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज आता है 10%। अब 10 साल का पीरियड की अगर हम बात करें तो ईएमआई कितना भरना पड़ेगा, 20,000 रुपीज। ठीक है, अब ये किसको भरना है, बच्चे को भरना है, 20,000 रुपए। सो टोटल ईएमआई पेड इज 24 लाख रुपीज और इंटरेस्ट पेड इज 9 लाख रुपीज। अब पूरे 10 साल में वो 15 लाख चुकाने के लिए 9 लाख रुपए बैंक को ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप ये 15 लाख रुपए क्रिएट करो 15 साल में, और यहाँ पे इस 15 लाख के लिए आप 20,000 रुपए का ईएमआई दे रहे हो। तो फिर कुछ कॉम्बिनेशन करके मैं उनको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, तो सर ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको 70% करते हो तो कितना आता है, 5,000 आता है। 5,000 मतलब 6,000 के आसपास आता है। और वहां पे ईएमआई कितना आएगा, 12,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आप 10% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करते हो तो आपके बच्चे को 8,000 रुपये कम ईएमआई पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में उनको दिखाता हूँ एक करके, तो थोड़ा सा लोगों को समझ में आता है और थोड़ा उसको भी क्लैरिटी आ जाती है कि ओके चलो, अगर मैं थोड़ा सा और, तो फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं यार, उसको मतलब थोड़ा सा और अगर मैं भर पाता हूँ या थोड़ा सा और एक्सटेंड, जिसको कहते हैं स्ट्रेच, मैं कर सकता हूँ। तो 4,000 की जगह अगर मैं 6,000 भरता हूँ तो आगे चल के बच्चे पे ये बोझ कम होने वाला है। तो लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये एक एजुकेशन का कैलकुलेशन है, सिंपल। अब इसके लिए हमने एक सेशन प्लान किया है, मतलब एक कैलकुलेशन तो उसका पार्ट है। तो ये कल परसों हम कर रहे हैं, मतलब 3 दिन का सेशन है, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग हम पूरा कवर करने वाले हैं। और इसमें ये कैलकुलेशन के ऊपर भी डिस्कशन होगा, और ये जो कैलकुलेटर मैंने आपको दिखाया वो हम आपको दे भी देंगे। तो ये कंसेप्ट क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग, वो रखना कैसे है क्लाइंट के सामने, प्रेजेंट कैसे करना है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं पूरा। स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब अगर आप एक पेरेंट के सामने बैठे हो, यंग पेरेंट के सामने, तो उनको कैसे समझाना है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कॉल पे जाके बात क्या करनी है, कैसे समझाना है, ये हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर कैलकुलेशन क्या दिखाने हैं क्या नहीं दिखाने, क्योंकि जो कई बार जो होता है ना कैलकुलेशन, जो हमें दिखाते हैं कुछ चीजों के ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमें देखिए मोटिवेट करना है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, हमें उसको डीमोटिवेट नहीं करना। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा, और आप एक पूरी तरीके से रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान कैसे प्रेजेंट कर सकते हो एक व्यक्ति के सामने बैठ के, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा इन 3 दिनों में। और जो भी ऑब्जेक्शन हम कॉमन फेस करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का है, शेयर मार्केट का है, रिटर्न कम है, तो जो भी या बाद में देखते हैं, तो ये जो भी ऑब्जेक्शन है उसको कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर भी डिस्कशन करें। सो इन 3 दिन के सेशन में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैं अपने कॉल पे इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको
समझा, मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम नहीं करता हूँ। प्राइमरी मेरा काम है, मेरी कंसल्टेंसी है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो वो मेरा पहला काम मेरा वो। फिर इसके बाद महीने में एक आध ट्रेनिंग सेशन में करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, सो आप जैसे मार्केट में जाते हो वैसे मैं भी मार्केट में जाता हूँ। तो क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये मुझे पता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, तो तरीका क्या होना चाहिए, तो जो मुझे काम में आता है जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है वो मैं आपको बताऊँ। सो ये 3 दिन का सेशन हम करने वाले हैं, 9, 10 और 11 तारीख को। और उसका फी हमने रखा है 800 रुपीज। मैं ज़्यादा फी कभी भी चार्ज नहीं करता मेरे सेशंस के लिए। सो 800 रुपये उसका फी रखा है हमने। और उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कैलकुलेटर वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको। लेकिन उससे भी जो आपको मिलेगा वो है आपको करना क्या है एक्चुअली जाके मार्केट, वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कैलकुलेशन। क्योंकि मैंने जैसे कहा था, कैलकुलेशन अपने आप से बात नहीं करते, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये QR कोड है, आप पेमेंट कर सकते हो उसके रिलेटेड। सुनील। यस सर, यस सर। दोस्तों, सर ने जो बताया है, ये प्रेजेंटेशन पूरा 3 दिन का वर्कशॉप है। अगर आपको दोस्तों आज अभी तक का जो सर ने सेशन बताया कैसा लगा वो डाले चैट बॉक्स में। और दोस्तों, ये 3 दिन का वर्कशॉप में ऑलरेडी 50+ लोगों ने एनरोल कर चुके हैं। कल से बैच शुरू हुआ है, 3 दिन का शुरू हो रहा है। 9, 10, 11 3 दिन का कोर्स है दोस्तों। ये कोर्स आपको बताया दोस्तों, आपको नॉलेज मिल जाएगा। ये चीजें के लिए दोस्तों जो सर ने बताया, प्रैक्टिकल चीजें आपको कैसे प्रेजेंट करना है, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे प्रेजेंट करना है। उसके साथ आपको मटेरियल मिलेगा, रिटायरमेंट प्लानिंग का एक्सेल कैलकुलेटर, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग एक्सेल कैलकुलेटर। और जो ऑब्जेक्शन आते हैं मार्केट में, जो ऑब्जेक्शन आते हैं ये दो टॉपिक के ऊपर, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है वो बताया जाएगा। दोस्तों, आज इतने सिंपल तरीके से डीप नॉलेज से आपको अतुल सर ने आपको बताया है। और इतने कम कॉस्ट में 799 यानी 800 में आपको 3 दिन का वर्कशॉप, उसका रिकॉर्डिंग, PPT और विथ मटेरियल एक्सेल कैलकुलेटर के साथ सारा कुछ आपको सिर्फ 800 में मिल रहा है। कितने लोग रेडी है पेमेंट करने के लिए या इनरोल करने के लिए? सर चैट बॉक्स में डालेगा। तो सच में दोस्तों, ये बाहर नॉलेज जो प्रैक्टिकल चीजें के ऊपर नहीं मिलता, आपको पता है। और आतो सर खुद प्रैक्टिकली वो कंसल्टेंसी करते हैं, खुद क्लाइंट के सामने सब कुछ, सब हर एक तरह का क्लाइंट खुद हैंडल करते हैं। और वही नॉलेज आपके सामने शेयर करते हैं। जैसे आपके क्लाइंट को भी वो आपको क्लाइंट को भी आप कैसे हैंडल करेंगे वो आपको सिखाएंगे। तो कितने लोग रेडी है चार्ट से डालेगा, और कितने लोगों ने ऑलरेडी पेड किया है? जिन्होंने पेड किया वो पेड लिखेगा, और जो करना चाहते हैं वो आय लिखेगा। दोस्तों, ये सब नॉलेज आपको बाहर कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। और आतो सर का जो भी रहता है वो प्रैक्टिकल, वो खुद वो इम्प्लीमेंट करते हैं उनके क्लाइंट के लिए, वही चीजें आपके सामने लेके आ रहे हैं। और दोस्तों, ये दो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, ये दोनों के ऊपर अगर आपकी मास्टरी आती है हम्म, तो आपका हम्म, MDIT हो, आप COT हो, आप जो भी चाहते हो आप अचीव कर सकते हैं। यस, पेमेंट किया है तो स्क्रीनशॉट डालेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, जो सामने स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, 8888854736, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करिए। मैं आपको क्रेडिट कार्ड का भी लिंक भेज दूंगा। क्योंकि कल से शुरू हो रहा है, कल हमारा फर्स्ट सेशन हो जाएगा। 9, 10, 11 3 दिन कंटिन्यूस, 3 डेज का वर्कशॉप है। और वन ओनली 799। बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है, और जो अभी करना चाहते हो वो आई लिखिएगा। तो सच में दोस्तों ना, इतना नॉलेजेबल सेशन आपको आप लोग सब दे रहे हैं। और वो खुद स्टडी करके, दोस्तों खुद एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, और कंसल्टेंसी ले रहे, पेमेंट ले रहे क्लाइंट से। ओके दीपक सिंह, स्कैनर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उस पे भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं ग्रुप में भी भेजता हूँ, और अगर आपको स्क्रीन पे स्कैनर दिख रहा है वो स्कैनर से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, मैं क्रेडिट कार्ड का लिंक भी भेज दूंगा। मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं क्रेडिट कार्ड का भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा।
ओके सर, सर आगे कंटिन्यू। यस। यस दोस्तों, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार सर, दिख क्यूआर कोड दिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा ताकि आपको पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कल से बैच शुरू हो रहा है, ऑलरेडी 50+ लोगों ने इनरोल कर चुके हैं। अगर आपको लगता है ये फरवरी और मार्च 2 मंथ, ये 2 महीने आप इनकैश करेंगे, ये 2 महीने बिजनेस करेंगे, आगे भी पूरा आपका एमडेट सीओटी टीओटी के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है और चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग इमोशनल सेगमेंट है। तो दोनों सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो आपका दोस्तों बड़े बड़े प्रीमियम आप ला सकते हैं। और आपको इसमें हम मटेरियल भी दे रहे हैं, स्पेशली एक्सेल कैलकुलेटर भी आपको रेडीमेड दे रहे कोर्स के साथ, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है और पीपीटी भी मिल रही है। तो मिस मत कीजिएगा। ये सर, कंटिन्यू सर। ओके। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लान की। अब आई होप आप लोगों के पास पेन और पेपर होगा, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग का कॉल जो है वो कैसे ओपन कर सकते हो और उसका क्लाइंट को कैसे आप समझा सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत बेसिक और सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन ये आपके कॉल को थोड़ा पॉजिटिवली, मतलब क्लाइंट के सामने आप पॉजिटिवली प्रेजेंट कर सकते हो और एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है क्लाइंट के सामने। तो अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको कैलकुलेशन करना है। वो जाके आपको क्लाइंट के सामने बैठ के आपको कैलकुलेशन कीजिए, आपको 100% उसका फायदा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो मान के चलिए आप मेरे क्लाइंट हो और मैं आपके पास अगर आता हूँ, तो मैं आपको एक पहला सवाल आपको पूछूंगा, आप इसका जवाब लिखिए। और सवाल ये होता है कि आज आपको कितने, अगर मान के चलिए आज अगर आप रिटायर हो जाते हो, तो आपको आज हर महीना कितनी पेंशन चाहिए। आज अगर आप रिटायर हो जाते हो तो आज आपको कितनी पेंशन चाहिए, आप लिखिए। ठीक है, आप खुद के लिए लिखिए आपको कितनी पेंशन चाहिए। यहाँ पे कोई फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सो मान के चलिए कि उसने कहा 40,000 रुपये चाहिए, 40,000 रुपये मुझे पेंशन चाहिए आज अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ। अब भले वो 30 साल का है, 30 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, मैं उसको क्या पूछ रहा हूँ कि आज अगर आप रिटायर हो जाते हो, हाउ मच पेन, सॉरी यहाँ पे पेंशन लिखना मैं भूल गया। तो वो 30 साल का है, 40 साल का है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ इतना पूछना है, आज अगर रिटायर हो जाते हो तो कितने पेंशन चाहिए। फिर दूसरा सवाल पूछना है, हाउ मच हैव यू सेव्ड फॉर योर रिटायरमेंट टुडे। अपने आज अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा सेव करके रखा है। ठीक है, तो पहला सवाल है आज अगर आप रिटायर हो जाते हो तो कितना आपको पेंशन चाहिए हर महीना। दूसरा सवाल है हाउ मच हैव यू सेव्ड फॉर योर रिटायरमेंट टुडे। अब आप लिखिए आपको आज अगर आप रिटायर होते हो तो कितनी पेंशन चाहिए, और दूसरा सवाल का जवाब लिखिए कि अगर आज आपने कितना पैसा सेव करके रखा है अपने रिटायरमेंट के लिए। मतलब ये हम उसको ये नहीं पूछ रहे कि आप हर महीना कितना कर रहे हो, ये सवाल नहीं है। आप हर महीना कितना कर रहे हो ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज आज आपने जो भी रिटायरमेंट के लिए सेव किया होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है आज, वो अमाउंट कितना है आज। ठीक है, वो अमाउंट कितना है जितना आज आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करके रखा है, वो अमाउंट लिखिए। तो मान के चलिए कि वो कहता है आपको मैंने 20 लाख रुपए सेव करके रखा, 20 लाख।
मैंने इतना सेव किया मेरे रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए। आई होप आपने लिखा होगा आपने कितना सेव किया। तो आपने क्लाइंट को पूछा कि आज अगर रिटायर हो जाते हो तो कितनी पेंशन चाहिए, उसने कहा 40,000 रुपए। आपने पूछा कि सर आज आपने अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा सेव करके रखा है जो सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसने कहा 20 लाख। अब ये बहुत बड़ी फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 20 लाख। अगर कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है और बिटवीन एज 25 to 40, 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र में है, अगर वो जॉब कर रहा है तो ये नहीं होता है, 20 लाख भी नहीं होता है। आप खुद देखिए आपने कितना किया आज रिटायरमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा फिगर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना नहीं होता है लोगों के, मतलब इतना नहीं करके रखा होता है लोगों ने। अब हमें करना क्या है, अब हमें उसको ये बताना है कि सर देखिए ये 20 लाख रुपए आपने कहा, आपको आपने कहा 40,000 रुपए आपको चाहिए, आपने कहा कि आपके पास 20 लाख रुपए है। तो मान के चले सर ये 20 लाख रुपए आपने बैंक में रखे और बैंक ने आपको 6% रिटर्न दिया साल का इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपने बैंक में रख दिया 20 लाख रुपए और 6% से बैंक आपको साल का इंटरेस्ट दे रही है। तो पेंशन कितना मिलेगा 6% से? तो 20 लाख, 20 लाख का 6%, यानी कि 1,20,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया एनुअल, ये हो गया एनुअल पेंशन। मतलब मेरे पास 20 लाख रुपए है, ये 20 लाख रुपए मैं बैंक में रखता हूँ आज। सो साल का पेंशन मुझे मिलेगा 1,20,000 रुपए, यानी कि मंथली कितना मिलेगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, 10,000। ये हो गया मंथली पेंशन। ठीक है। सो अगर हम आज की बात करें तो सर आपने कहा 40,000 रुपए आपको पेंशन चाहिए, आपने कहा 20 लाख रुपए आपके पास है। तो अगर ये 20 लाख रुपए आज अगर आप सारा काम बंद कर देते हो अपना, 20 लाख रुपए आपके पास है, 20 लाख रुपए बैंक में जमा करके रखते हो आप, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो और आपके पास 20 लाख रुपए है, और ये 20 लाख रुपए बैंक में रखते हो, बैंक आपको 6% साल का इंटरेस्ट देती है, तो 1,20,000 रुपए आपको मिलेगा साल का पेंशन, यानी कि महीने का 10,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगा। तो सर मुझे एक बात बताइए, क्या इससे आपका रिटायरमेंट पूरा हो सकता है? क्या आज आप रिटायर हो सकते हो सर? ये सवाल उसको आपको पूछना है कि क्या आज आप रिटायर हो सकते हो? अब आप लोग बताइए, क्या आज आप रिटायर हो सकते हो? आप में से कितने लोग हैं जो रिटायर हो सकते हैं आज? कितने लोग हैं जो आज रिटायर हो सकते हैं? बताइए। आप टाइप कीजिए यस नो जो भी है आपका आंसर। आप में से कितने लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे 40,000 रुपए आपको पेंशन चाहिए और आपने जो भी इन्वेस्ट करके रखा है उससे आपको 50,000 रुपए मिल रहा है, या कम से कम 40,000 तो मिल रहा है? कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग आप में से रिटायर हो सकते हैं? 6% गारंटी है ना सर, अगर आप बैंक में रखोगे तो बैंक तो गारंटी दे रहा है ना आपको 6%। तो अभी तक जितने लोगों ने कहा है इसमें से किसी ने नहीं कहा यस? तो आप क्या कर रहे हो? ओके, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको एलआईसी की तरफ से कुछ पेंशन मिलने वाला है। अगर ऐसा है तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्या कहीं से कुछ बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है 60 साल की उम्र में?
तो भी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और अगर आप खुद ट्रैक पे नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो आप जाके समझा क्या रहे हो मार्केट में? और आपको क्यों लगता है कि लोगों ने आपकी बात सुननी चाहिए? सर, वो आप छोड़ दीजिए, 15-20 साल के बाद 6% रिटर्न होगा नहीं होगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है, ना सरकार को पता है, ना दुनिया में किसी व्यक्ति को पता है। ठीक है, मैं आज की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, आज रिटायर हो जाएंगे तो क्या आज 6% बैंक दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं सर? मैंने उसको कहाँ पूछा कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको कितना पेंशन चाहिए? मैंने क्या कहा, आज आप रिटायर होंगे तो कितना पेंशन चाहिए, आज आपके पास कितना पैसा आपने सेव किया है, आज ये 20 लाख रुपए बैंक में रखते हो तो कितना पेंशन मिलेगा? ये इस पॉइंट पे बात करें ना सर। 15-20 साल के बाद क्या होगा, वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं ना हम। तो आप सोचिए आप लोग कर क्या रहे हो एग्जैक्टली exactly? और बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, और अगर आप खुद ट्रैक पे नहीं हो तो आप क्या समझा रहे हो जाके लोगों को? सबसे बड़ा ये देखिए, आप अगर आप खुद को, आपको इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आ रहा है रिटायरमेंट प्लानिंग का, तो आप क्या जाके मार्केट में बताओगे लोगों को? किस कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे आप लोगों को कि सर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करो? मैंने नहीं किया है, मेरा आप करो सर। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और शायद आपको जो एक कारण चाहिए ना हमें काम करने का, तो ये कारण भी है काम क्यों करना है आपको, क्योंकि आज आप रिटायर नहीं हो सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते रिटायर होने का। ठीक है? तो आपके पास दो ऑप्शन है, फिर जिंदगी भर काम करते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी एजेंसी है, तो एजेंसी तो मैं जब तक चाहूँ जिस भी उम्र में चाहूँ तब तक मैं कर सकता हूँ, तो वेल, आपका चॉइस है, गुड, करते रहिए। कितने साल करेंगे आपको भी पता नहीं है। उस भरोसे पे अगर आप कर रहे हो कि मैं तो मतलब 75-80 तक करता रहूंगा, गुड, एक्सेलेंट प्लानिंग, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जरा सोच के देखिए, हम खुद जाके मार्केट में लोगों को समझा रहे हैं, और अगर हम खुद हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे तो आप कर क्या रहे हो? आप भी उस क्लाइंट से कुछ अलग नहीं हो जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म की बात करता है, ज्यादा रिटर्न चाहिए उसकी बात करता है, नहीं। आप में और उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। आप वही गलतियां कर रहे हो जो क्लाइंट आज मार्केट में कर रहा है, क्योंकि आपको भी शॉर्ट टर्म सेल चाहिए, कैसे भी करके बेचो। ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात हम कोई नहीं कर रहे। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात कोई नहीं कर रहा है, ना आप कर रहे हो ना क्लाइंट कर रहा है। तो अगर आप ही बात नहीं करेंगे तो क्लाइंट कहाँ से करेगा? तो थोड़ा सा सीरियसली अपने रिटायरमेंट के बारे में बात कीजिए खुद से। ये जो सवाल मैंने आपको पूछे ना, खुद से सबसे पहले पूछे। आप खुद को देखिए कि आप क्या कर रहे हो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, और फिर जाके आप मार्केट में क्लाइंट से बात कीजिए। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप क्या मार्केट में जाके समझाओगे? तो पहला स्टेप आता है रिटायरमेंट प्लानिंग में ये, कि जहाँ पे आप ये कैलकुलेशन करके क्लाइंट को समझा रहे हो कि सर क्या आज आप रिटायर हो सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। यहाँ पे आप उसकी आंखें खोल रहे हो। और फिर मैं क्लाइंट को ये पूछता हूँ कि सर मुझे एक बात बताइए। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, मैं खुद उसको समझ बताता हूँ सर। बहुत लोगों का कहना होता है रिटायरमेंट प्लानिंग तो अभी 20 साल 30 साल दूर है, अभी क्यों करना है? शायद आपने भी अभी अभी भी वही सोचा होगा। शायद आपको भी लगता होगा कि चलो ठीक है, देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में करते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको लगता है आप कभी रिटायर हो सकते हो? ठीक है, क्या आपको लगता है आप रिटायर हो सकते हो कभी? आप खुद को एक सवाल पूछ के देखिए।
कि इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहे तो क्या आप कभी रिटायर हो पाएंगे? क्या कभी वो डिसीजन ले पाएंगे आप, रिटायर होना है मुझे या मैं रिटायर हो जाऊंगा? नहीं ले सकता। ठीक है, आपको जिंदगी भर काम ही करता रहना पड़ेगा। तो दैट इज योर चॉइस, वो आपका चॉइस है क्या करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं, एक तो उसको ये समझ में आता है क्लाइंट को कि मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो मैं क्यों करूँ, आपको पैसा मिल रहा है, आपको कमीशन है, आप बेचने के लिए आए हो, वो सारे सवाल जो होते हैं ना वो उसके दिमाग से निकल जाते हैं। फिर उसको लगता है कि आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप उसको उसका फायदा नजर आता है, अब उसको उसका रिटायरमेंट नजर आ रहा है, उसको उसके लिए, खुद के लिए करना, ये उसको समझ में आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अगर आप करेंगे तो आपका 100% कॉल क्लोज हो जाएगा, नहीं। हाँ, प्रोबेबिलिटी आपकी जरूर बढ़ जाएगी, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। जहाँ पे लोग हमारी बात नहीं सुनते, वहां पे सुनने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, और कुछ करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं पहले, सबसे पहले तो उसको ये दिखाता हूँ, ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं उसको ये दिखाता हूँ कि क्या आज आप रिटायर हो सकते हो। ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, 40,000 है अमाउंट यू हैव सेट फॉर रिटायरमेंट टुडे, हमने कितना लिखा था, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख है, तो 10,000 का पेंशन आ रहा है मुझे, और गैप कितना आ रहा है, 30,000 का। 40,000 चाहिए, 10,000 आ रहा है। अब आज अगर आपको रिटायर होना है ना, तो आज आपके पास चाहिए 68 लाख रुपीज। ये मैं उनको समझाता हूँ, सर अगर आज आपके पास रिटायर होना है ना, तो आपके पास 68 लाख रुपए चाहिए थे, आपके पास है कितने सर, 20 लाख रुपए। यानी कि आज सेविंग का जो गैप है, वो सेविंग का गैप है 48 लाख रुपीज। तो कैन यू रिटायर टुडे सर? आप रिटायर नहीं हो सकते आज, डिसीजन भी नहीं ले सकते रिटायर होने का, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। और सर एक बात बताइए मुझे कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या आप कभी रिटायर हो पाएंगे? फिर यहीं पे, इसी पॉइंट पे मैं उसको एक सवाल पूछता हूँ कि सर एक बात बताइए मुझे, अगर मान के चले, अगर आज आपको रिटायर होना है, अगर आज आपको रिटायर सॉरी अगर आज आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता, तो आप हर महीना कंफर्टेबली कितना इन्वेस्ट करते? ये सवाल मैं आपको भी पूछ रहा हूँ। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए आज एक अमाउंट कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर पाते, तो कितना होता हुआ, कितना आप कर पाएंगे आज कंफर्टेबली अपने रिटायरमेंट के लिए? तो कुछ लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं अभी तक मैंने सोचा ही नहीं है। क्योंकि सब लोग तो अमाउंट नहीं बताएंगे ना हमें। कुछ लोग कहते हैं नहीं अभी अभी तक सोचा नहीं है, सोच के बताता हूँ, क्योंकि उसको भी लगता है कि अगर कुछ बोल दिया मैंने तो फिर ये बोलेंगे इन्वेस्ट करो या सेव करो, और मुझे नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी तक मेरा डिसीजन भी नहीं हुआ है। तो कुछ लोग टालने की कोशिश करते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं मैं अभी अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मैं सोच के आपको बताता हूँ। ये मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, वाइफ के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। वैसे तो खर्चे तो बहुत सारे हैं, अभी तो कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी पैसा ही नहीं है, इतना खर्चा है कि कुछ बचता ही नहीं है, और अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो वो सब बहाने वो बनाए। ठीक है, वो सारे बहाने बनाए, उसको शांति से सुनना है, हमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं, उसको ऑब्जेक्ट नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है उसके ऑब्जेक्शन पे, शांति से सुनना है। और उसको सिर्फ इतना ही कहना है, सर जो आप कह रहे हो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, आप जो बता रहे हो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखिए सर, रिटायरमेंट आपका है, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है, आप करेंगे, कुछ शुरुआत करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन है, जिंदगी भर काम करते रहिए, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डिसीजन आपका है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सर। मैं आपको आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। ठीक है? मैं आपको आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। अगर ये करेंगे, आज कुछ ना कुछ शुरुआत करेंगे,
अभी जो आप मुझे बता रहे हो ना सर, मुझे कम से कम 400 लोगों से मैंने सुना है आज तक, जो आप मुझे बता रहे हो। तो मुझे पता था कि आप यही कहोगे, या मुझे पता था कि आप यही ऐसे करने वाले हो। लेकिन आज उसमें से काफी सारे लोग खुश हैं, और खुश इसलिए है क्योंकि आज वो मुझे कहते हैं कि जब वो देखते हैं पीछे मुड़ के, तो वो कहते हैं कि यार तुमने अगर तब नहीं कहा था या हम शुरुआत नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता। तो अगर शायद आपको लगता होगा कि मैं मतलब आप पे जबरदस्ती कर रहा हूँ या आपके पीछे पड़ा हूँ या ये मैं कर रहा हूँ, तो बात वो नहीं है सर। ये करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको लगता है वैसे तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं मेरा काम है आपको कुछ गलत रास्ते पे नहीं, मैं आपको मतलब गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा। मैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। तो अगर आपको लगता है तो यस है, क्योंकि ये करना जरूरी है, वरना नहीं होगा सब कुछ। ठीक है, आप आज करो, 10 साल के बाद करो, 15 साल के बाद करो, तकलीफ आपको ही होने वाली है सर, मुझे नहीं होने वाली। ये आप उसके सारे स्टोरी सुनो, जितना रो रहा है वो उसको रोने दो, फिर आप उसको ये करो। फिर उसके बाद में या तो वो जो अमाउंट बताता है, फिर उसके बाद में उसको एक कितना कर सकते हैं तो कितना होगा ये मैं उसको दिखाता हूँ, या फिर मैं उसको एक डिटेल उसका रिटायरमेंट का प्लान दिखाता हूँ। दोनों में से जो भी है एज पर सिचुएशन में करता हूँ। कितना चाहिए होगा, अगर 40,000 चाहिए तो कल जाके पेंशन कितनी चाहिए उसको, फ्यूचर वैल्यू कितना है, 1,35,000। तो फंड कितना चाहिए होगा, 3,61,00,000। ठीक है, तो आज सेविंग किया, उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, और कितना चाहिए होगा फाइनल रिटायरमेंट रिक्वायर्ड कितना है। ठीक है, मंथली सेविंग कितना करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं कितना महीने का सेव कर रहा हूँ, और फिर फाइनल मुझे महीने का कितना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा रिपोर्ट मैं उसको बना के देता हूँ, ये एक्सेल का कैलकुलेटर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज आप रिटायर हो सकते हो, क्योंकि उसकी आंखें खोल देता है। ओके, आई होप आपकी भी थोड़ी सी आंखें खुली होंगी आज, कि आपने जो किया है नहीं किया है उसको रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं किया है तो खुद के लिए कुछ करो। आप सेशन ज्वाइन कर रहे हो नहीं ज्वाइन ज्वाइन कर रहे हो, मैं वो बात आपको नहीं पूछने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहने वाला हूँ कि कुछ तो अच्छा अपने लिए करो, थोड़ा सा अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है एलआईसी की तरफ से। और अगर आप पार्ट टाइमर हो, अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, तो भी आपको कोई रिटायरमेंट के बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लान, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करो। फिर जाके मार्केट में लोगों को समझाना शुरू करो। और बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप खुद ट्रैक पे नहीं हो तो सोचो आप कर क्या रहे हो। सिर्फ लोगों को समझाना आपका काम नहीं है। फिर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, आप खुद नहीं कर रहे हो तो। खुद सेविंग नहीं करेंगे और हम जाके मार्केट में लोगों को ज्ञान देंगे कि ये करो वो करो, और उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि लोग क्यों करना चाहिए, क्यों करेंगे मुझे बताइए। आप खुद कन्विंस नहीं हो तो क्यों करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही था। तो अगर आपको ये सेशन ज्वाइन करना है तो ये उसके डिटेल्स है। आपको मैंने समझा दिया है कि आपको क्या इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग है, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग है, इन दो टॉपिक्स पे, क्योंकि ये आज की तारीख में बहुत बड़े मार्केट है इंडिया में, रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग। आपने सिर्फ इस दो मार्केट के ऊपर भी फोकस करके काम किया तो आपको अच्छा बिजनेस मिल सकता है, काफी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। और इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग के रिलेटेड, कि क्या प्रेजेंट करना, मेन चीज जो है प्रेजेंट कैसे करना।
क्योंकि क्या होता है ना कि क्या है कंसेप्ट है, लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है वो समझ में नहीं आता, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कैलकुलेशन के बारे में तो हम ऑब्वियसली बात करेंगे ही। सो ये सेशन आपके लिए है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ नया सीखने की इच्छा है, इंटरेस्ट है आपको कुछ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले मार्केट है, रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो यहाँ। अगर सही डायरेक्शन से अगर आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं, काफी बिजनेस है यहाँ। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये स्कैनर है यहाँ पे, और अगर आपको कांटेक्ट करना है आप सुनील जी से कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन नहीं शेयर हुई सर। नहीं आया क्या? नहीं नहीं। ओके। दोस्तों कैसा लगा सर का सेशन अभी, जो सर ने अभी 1.5 2 घंटे में कंटिन्यू बताया, 1.5 घंटे में बताया है, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सेल कैलकुलेटर के थ्रू कैसे कर रहे हैं। और दोस्तों प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंटेशन अगर आप सीख गए तो दोस्तों आपको ये लाइफ टाइम यूज होने वाला है, लाइफ टाइम। और दोस्तों ये 3 दिन का वर्कशॉप है, 9 10 और 11, यानी कल हमारा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट डे है 10 तारीख 11 तारीख, 3 दिन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 799, सिर्फ 800 रुपीज इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपको आपके बिजनेस में एक हाई हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रिटायरमेंट एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग और ऑब्जेक्शन जो आप आते हैं, ये 2 सेगमेंट है जो ऑब्जेक्शन आते हैं। ये 2 सेगमेंट में हर एक ऑब्जेक्शन कवर किया जाएगा। और आपको प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा वो कैसे प्रेजेंट करना है। सर ने भी बता दिया, मैं भी वापस बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग अभी कर रहे हैं दोस्तों, और चार्ट ऑप्शन डालेगा पेड करके। और आज का सेशन कैसा लगा वो भी डालेगा, सब देख रहे हैं। 3 दिन में कमलेश मेहता जी, 3 दिन में ये 3 टॉपिक है जो चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये तीनों टॉपिक कवर कर देंगे। उसके साथ इसको कैसे प्रेजेंट करना है इसके लिए जो एक्सेल कैलकुलेटर आएगा, वो एक्सेल कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा। ये 3 सेशन का रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। उसके साथ आपको इसका पीपीटी भी मिल जाएगा, पीडीएफ। तो अभी दस जो सर ने बताया आज सेशन कैसा लगा वो डालिएगा। और जो पेमेंट कर रहे जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड है उस पर पेमेंट कर सकते हैं, नंबर भी है 8888544736, ये नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजना है। और आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई करेगा। मैं आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 60+ लोगों ने इनरोल कर चुके हैं। और कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है डिसीजन लेने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिएगा, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आज का सेशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो सर का टाइम मिला है दोस्तों, बिल्कुल सर ने शॉर्ट नोटिस के ऊपर टाइम दिया था क्योंकि वो बाहर थे, फिर भी हमें टाइम दिया। तो थैंक यू अतुल सर आपका टाइम के लिए। यस, थैंक यू सुनील। यस यस, किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और कोर्स रिलेटेड कुछ बात करना है वो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस एक्सेल दोस्तों आज जो बता दिए है वो काफी हो गया है। और आपको डिटेल में सीखना है तो 3 दिन का जो कोर्स है वहाँ पे आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन भी मिलेगा, कैसे प्रेजेंट करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे प्रेजेंट करना है, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग कैसे प्रेजेंट करना है और उसका ऑब्जेक्शन। सर पोस्टर नहीं दिख रहा है सर, आपका स्क्रीन शेयर हुआ है। ओके। पीपीटी का जो पोस्टर है, कोर्स का पोस्टर देख लीजिए, शेयर कीजिएगा ताकि क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8888544736, सतलिश सर आपके पास है ऑलरेडी। यस, स्क्रीन पे नंबर है 8888 5 बार 8 54 736, ये नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। या जो क्यूआर कोड है स्क्रीन पे वो नंबर पेमेंट कर सकते हैं। यस, राकेश कुमार त्रिपाठी सर को कुछ बात करना है तो मैं उनका अनम्यूट कर रहा हूँ। यस राकेश आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, सर नमस्ते। बोलिए राकेश जी, कैसे आप? बस ठीक है सर जी, नमस्कार। बोलिए सर। जो अभी अपन ने ये रिटर्न के बारे में दो कैलकुलेशन किए हैं कि 50% हाँ 50% उसमें, तो इसका भी कैलकुलेटर में उसमें शामिल रहेगा। हाँ,
ठीक है, बस यही यही मतलब हम आपको फोन करके बताने वाले भी थे कि ये चाहिए। ओके ओके, नहीं वो भी उसमें होगा सर। हाँ ठीक है, उसमें अलग से कैलकुलेट कैलकुलेट करके बताने में थोड़ा दिक्कत आती है। बराबर। ठीक है, थैंक यू सर। राकेश जी, आप बाकी लोगों को क्या बताएंगे ज्वाइन करने के लिए? आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, बाकी लोगों को क्या बताएंगे? नहीं सर, बिल्कुल सबको ज्वाइन करना चाहिए, इतनी अच्छी जानकारी कोई नहीं दे पाता है। और इतनी यस। जो लोग अभी सुन रहे होंगे उनको एहसास हो गया होगा कि इतने बारीकी से सर ने एक एक स्टेप मैंने बताई है। करेक्ट। हम तो अपने, क्योंकि सर के साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं, हम यस सर। बिल्कुल कहेंगे सब लोग मैंने जुड़े। ये दोस्तों राकेश जी बोल रहे हैं, सर के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं हाँ और बहुत साल उनको सर। पता है। अब वो यस सर। उसका श्रेय आप ही को जाता है। यस यस, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। क्योंकि पहले दोस्तों सर ये, से तो। हाँ जी। बोलिए बोलिए। बोलिए सर। राकेश जी बोलिए आप। हाँ कि सर पहले तो सर के वो कनेक्शन में नहीं थे, तो आप ही के माध्यम से जुड़ पाएंगे, या कहने का था। यस यस यस। अब तो लगातार साथ में है। यस 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 राकेश जी। दोस्तों राकेश जी बोल रहे ऑलरेडी हमारे पार्टिसिपेंट है बहुत दिनों से, और सर के दोस्तों फैन है, क्योंकि इनके डिटेल में कोई सिखाने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं जो आपको समझ में आए, और एज इट इज आपको क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है। तो ये मिस मत कीजिएगा, राकेश जी बोल रहे। और कमलेश मेहता जी भी आप बोलिए। थैंक यू सर राकेश जी। गुड इवनिंग सर। सेशन काफी अच्छा था। यस। लेकिन सर आज की तारीख में मार्केट में जब मिलने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म चाहिए और रिटर्न्स भी ज्यादा चाहिए, तो इसको कैसे टैकल करेंगे सर ये? देखिए, अब और देखिए, हम। हर हर क्लाइंट की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमें वापस भेजने के लिए लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि उसको पता ही हाँ। नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपको काफी ऑब्जेक्शन आएंगे, आप उसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप कैसे बताओगे, मुझे बताइए कि मैं म्यूचुअल फंड में करता हूँ, 5 साल करता हूँ, फिर उसके बाद छोड़ देता हूँ, पैसा वहीं पे रहेगा, फिर मेरा पैसा ग्रो होता रहेगा, मुझे 12% मिलेगा, 14% मिलेगा। आपके यहाँ मुझे 10 साल भरना है, 12 साल भरना है, 15 साल भरना है, नहीं भर सकता हूँ। इतने साल कौन कमिट करेगा? कैसे हैंडल करेंगे सर इसको? ठीक है। तो यही तो सवाल है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है सर कि जब आप प्रोडक्ट पे बात करोगे सबसे ज्यादा, तो क्लाइंट ये सारे सवाल लेके आपके सामने बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट से हटके थोड़ा इन चीजों के ऊपर बात करना पड़ेगा सर। क्योंकि देखिए, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लाइंट मार्केट में, क्लाइंट को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट में है ही नहीं। उसको चाहिए शॉर्ट टर्म, उसको चाहिए बहुत सारे रिटर्न्स, और उसको चाहिए वो भी गारंटेड। रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है उसको। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट तो दुनिया में कहीं पे नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट क्लाइंट को चाहिए। है। सब सेफ सिक्योर हो, बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिले और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और बहुत जल्दी मिले। इस बहुत जल्दी के चक्कर में पिछले 4 साल में 3 लाख करोड़ रुपए लोगों ने मार्केट में गवा दिया है। ठीक है, 2.87 लाख करोड़, इतना पैसा मार्केट में लोगों ने गवाया है इस चक्कर में। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाने के चक्कर में, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा कोई करके भी नहीं दे सकता उनको। ठीक है। तो जब हम डिस्कशन करते हैं एक गोल को लेके, तो वहां पे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे नॉर्मली अगर मान के चले रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें या बच्चे के एजुकेशन के प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो अगर वो क्लाइंट कहता है कि नहीं नहीं, इतना 15 साल तो मैं नहीं भर पाऊंगा। ठीक है? तो मैं उनको पूछता हूँ कि सर तो आप कितने साल भर पाएंगे? तो अगर वो कहते नहीं 5-6 साल तो मैं भर पाऊंगा, तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है, देखिए सर, आपके बच्चे का एजुकेशन 15 साल के बाद है, पहली बात। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपसे 15 साल इन्वेस्टमेंट करवाना है, आपके बच्चे का एजुकेशन है 15 साल के बाद, तो उसके लिए तो 15 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि 5 साल में करना है, तो ये 15 साल का इन्वेस्टमेंट 5 साल में अगर हम करेंगे तो अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्या वो पॉसिबल होगा सर? ठीक है। तो मैं नहीं कह और रहा हूँ कि सर आप 15 साल इन्वेस्ट करो, सर आपके बच्चे का एजुकेशन 15 साल के बाद। सर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 20 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सर आपका रिटायरमेंट ही 20 साल के बाद है। तो आप बताइए, 5 साल में अगर आप इन्वेस्ट करके आपका रिटायरमेंट हो जाएगा पूरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बताइए होगा क्या? उल्टा उसको ही पूछिए। ओके सर। तो अगर विदाउट कंसेप्ट अगर आप बात कर रहे हो ना, प्रोडक्ट पे सिर्फ फोकस करके कर रहे हो ना, इसको बहुत डिफिकल्ट है सर मैनेज कर, हैंडल करना। आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्लाइंट अपनी बात छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा, और आप समझाओगे किस पॉइंट पे उसको, किस बेसिस पे?
कि आप क्यों कह रहे हो उसको कि 10 साल करो, क्योंकि सामने मेरे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ना, कोई पर्पज ही नहीं है, तो विदाउट पर्पज मैं आपको कुछ भी कह सकता ओके सर। हूँ। यस। आतिफ और सर, सर पीपीटी मिलेगा आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो? हाँ मिलेगा ना सर, पीडीएफ मिलेगा, पीपीटी नहीं मिलेगा सर, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ओके सर। यस कमलेश जी ज्वाइन करिए, आप पुराने पार्टिसिपेंट है। हाँ मैं कर नहीं, मैं करूँगा, टेंशन मत यस लो। यस मैं यस यस मैं यस करूँगा। कमलेश सर, थैंक यू थैंक यू। सर एक सवाल है, आज के आज के 1 कोटी की कीमत 30 साल के बाद कितने होगी, इसका एक्सेल सीट मिलेगा क्या? वो तो जो कैलकुलेशन हम करें उसमें मिलेगा ना। यस यस। बट वो इसमें भी मिलेगा ना, कैलकुलेटर में भी रहेगा ना कुछ? हाँ वही है ना, कैलकुलेटर में ही है। यस दोस्तों, जो सर ने बताया ना, वो जो कैलकुलेटर रहेगा उसमें रहेगा वो। और बाकी लोगों को दोस्तों कुछ सवाल है कोर्स रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर चुके हैं। अभी भी 101 लोग बाकी लाइव अटेंड कर रहे हैं। उनको कुछ दिमाग में सवाल है, कुछ डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, और लगता है दोस्तों ये कोर्स आपका बेनिफिट नहीं करेगा, तो मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ दोस्तों। ये 3 दिन का कोर्स आप अटेंड करते हैं और बाद में लगता है आपको फायदा नहीं होगा, तो मुझे मेरे से मनी बैक गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी तक हमने बहुत सारे कोर्सेज ले चुके हैं। पिछले 2020 से फिजिकल टू डिजिटल कोर्स किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, विनिंग एंड सेलिंग किया है, अलग अलग सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, अलग अलग कोर्सेज किए हैं। अभी तक जिन्होंने अटेंड किया है वो फैन बन चुके हैं आतुर सर के, क्योंकि उनको पता है जो कंटेंट है, जो लर्निंग का सीखने का तरीका है, जो बात कर रहे हैं आतुर सर प्रैक्टिकली, और आपके क्लाइंट के सामने जो बात करना है वही चीजें बात करते हैं। तो दोस्तों ये ₹800 आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों। अभी कोई मूवी है, मूवी का टिकट भी 800 है, तो आपको 3 दिन का वर्कशॉप जो आपको एमडीआईटी सीओटी करेगा, आपको नॉलेज देगा, ऐसा वर्कशॉप सिर्फ 800 आपको मिल रहा है, इतना कम कॉस्ट में। और इसके साथ आपको जो मटेरियल मिल रहा है उसका कॉस्ट है दोस्तों, एक्सेल कैलकुलेटर बनाना सर ने ऑलरेडी आपको रेडीमेड बना के दे रहे हैं, एक्सेल कैलकुलेटर भी दे रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग का कोर्स का पीडीएफ, पीपीटी का पीडीएफ भी मिलेगा, और रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगी, आप वापस सुन सकते हैं। यस दीपक सर, आप पेमेंट भेजिएगा, क्योंकि कल शाम को 7 बजे सेशन रहेगा पहला, तो आपके पास टाइम कम है, अभी पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है कोर्स। अभी कितने लोग रेडी है दोस्तों, जो मैंने बात किया अभी उसके ऊपर कितने लोग रेडी है, क्योंकि आतो सर ने जो बताया है इतने डीप में, इतने सिंपल तरीके से आपको समझ में आया, इतने सिंपल भाषा में, तो आप लोगों को कुछ बताएंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आतो सर ने इतने डिटेल में बताया है आज का सेशन। उसके साथ आपको क्या मिलने वाला है 3 दिन के वर्कशॉप में वो भी बता दिया है, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सीखना है, क्योंकि हर एक के पास नॉलेज है, बट वो कैसे प्रेजेंट करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो आप सीखने वाले 3 दिन में, राइट आदु सर? हाँ। यस। यस दीपक सर, आई एम ओल्ड पार्टिसिपेंट सारथी आईटी सॉल्यूशन, राइट। तो हेल्थ चेकअप का कुछ है क्या? आप कैसे हेल्थ चेकअप किया है? हेल्थ चेकअप कौन बोल रहे हैं? हेल्थ ने अपना मतलब फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। नहीं नहीं, वो अलग रहेगा, नहीं ये सर, तीन दिन इसमें के इसमें वर्कशॉप नहीं में है। ये, हाँ ये 3 दिन के वर्कशॉप में आपको इतना ही मिलेगा, जो आप हमने बता दिया है, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्शन, इसके रिलेटेड दोस्तों। ये सेगमेंट बहुत बड़े सेगमेंट है, रिटायरमेंट प्लानिंग तो दोस्तों सर ने पहले जो सेशन अटेंड किया है, लास्ट सेशन जिन्होंने अटेंड किया है जो हमने 6 तारीख को किया था, अगर उसमें आपने थे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज है ये दो सेक्टर में। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं आपको फर्स्ट सेशन का रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, जो इसके पहले हमारा हमें किया था। दोस्तों ये सेगमेंट में आप कोई भी एलआईसी एजेंट्स में जो आप चाहते हैं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी, ये 2 सेगमेंट में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी का है दोस्तों, वो तो प्लान रहते हैं, सिंगल प्रीमियम प्लान है, आपको पता है। प्रोडक्ट तो आप कोई भी बेच सकते हैं, बट दोस्तों ये कंसेप्ट सीख के वो कैसे बताना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट से दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रीमियम आते हैं। कोर्स पोस्टर ऑलरेडी स्क्रीन पे है, रिकॉर्डिंग 15 दिन के लिए आपके साथ रहेगा, रिकॉर्डिंग पवन कुमार जी। ये दोस्तों अभी कितने लोग रेडी है, क्योंकि आपको सर का ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 9:15 बज चुके हैं, हम कल ही मिलने वाले वापस। आप कितने लोग रेडी है कल मिलने मिलने के लिए? आप तो सर स्पेशल थैंक यू आपका, आपने इतना
ट्रैवलिंग करते हुए भी टाइम दिया आज सेशन के लिए। थैंक यू सर। हेलो सर। यस, थैंक यू सुनील। यस सर। तो ये स्क्रीन रहने दीजिएगा 2 मिनट। मैं लीव कर सकता हूँ सुनील या नहीं? सॉरी, ओके ठीक है, ये मैं ओके मैं इसको शुरू रखता हूँ। चलेगा 2 मिनट के लिए। यस दोस्तों, 8:46 हुआ है। 8:48 को हम ये सेशन क्लोज करेंगे। तब तक आप मुझे बता दीजिएगा। यस, कमलेश सर, एडमिन जी, राजेश नारायण जी, और कितने लोग रेडी है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई दोस्त को आप बोल सकते हैं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर किसी कारण वो अटेंड नहीं किया आज सेशन बट वो कोर्स में आना चाहता है, तो आप उनको बोल सकते हैं। इतना बढ़िया कोर्स है, 3 दिन का वर्कशॉप है जो अतुल सर ले रहे हैं आपके लिए। और दोस्तों ये नॉलेजेबल वर्कशॉप रहेगा। यहाँ पे कहाँ पे भी मोटिवेशन नहीं रहेगा। वन एंड ओनली आपको क्लाइंट के सामने जो बात करना है वही रहने वाली है, राइट। अगर आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है तो मुझे मेरा जो नंबर है 8888554736, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा। मैं आपको क्रेडिट कार्ड का भी लिंक भेज सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये तुषार कुटे सर आपको ज्वाइन करना है। वैशाली कलस्कर, कंदारे सर आपको भी करना है। मुझे जो रेगुलर मेंबर है उनसे बात कर रहा हूँ, स्वाति यादव मैडम। यस महादेव जी, मनोज दुबे जी आप है रेगुलर। मिथिलेश कुमार जी, जो हमारे परमानेंट पार्टिसिपेंट उनको मैं बोल बोल रहा हूँ कि आपको करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो लोग अटेंड नहीं करेंगे उनको पता चलेगा उनको कितना लॉस होने वाला है। ये राजू वाले सर आपने पेमेंट किया है, राकेश सर ने पेमेंट किया है, राखे मैम, रमेश जी, सचिन येवार सर आपको भी करना है। दोस्तों ये मैंने सर से रिक्वेस्ट करके ये 2-3 दिन का वर्कशॉप मैंने आपके लिए अरेंज किया है, क्योंकि मुझे पता है ये 2 महीना खूब इंपॉर्टेंट है, फेब्रुआरी और मार्च महीना। ये 2 महीने में दोस्तों सर का शेड्यूल नहीं था, बड़ा कोर्स करने का चल रहा था, पर मुझे मालूम था कि ये 3 दिन का अगर एक दो टॉपिक के ऊपर बात करते आप लोग सर, तो आपको बेनिफिट होगा और उसमें आपकी पॉलिसी क्लोज होने वाली है। ये सुंदर देसाई सर ने किया है, सुनीता मैम जी। ये सुब्रमण्यम सर आपको भी करना है, आप जरूर करेंगे मुझे पता है। यस सर, चलो सभी लोग ऑलरेडी जिन्होंने पेमेंट किया है उनके लिए थैंक यू। आपको कल से जो पेड ग्रुप बना है दोस्तों आपका, वो पेड ग्रुप में लिंक मिल जाएगा कल शाम को 6 बजे के पहले। और 6:45 6:45 को आपको ज्वाइन करना है। 7 बजे हमारा सेशन रहेगा, पहला सेशन। 9, 10, 11 ऐसे 3 दिन का सीजन होने वाला है। तो आप सभी लोग रेडी है, रहना है आपका नोट पेन लेके। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। और मुझे सच में लगता है आपको अतु सर ने जो दिल से बता दिया है, उनका जो नॉलेज है दोस्तों, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। और जिन्होंने वो कितना तरी करोड़ का एसेट मैनेज कर रहे हैं, लगभग 700-800 के ज्यादा उनके क्लाइंट है। और वो कंसल्टेंसी करते हैं दोस्तों, आपको तो फ्री में बताना है क्लाइंट को, वो पेमेंट लेके फी चार्ज करके वो बताते हैं, तो उनका नॉलेज क्या रहेगा। तो वो नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए आतो सर रेडी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों भी इनरोल करो ये कोर्स को, ताकि ये 2-3 दिन का वर्कशॉप आपको भी बेनिफिट मिले। तो आतो सर उनके क्लाइंट के लिए बताते हैं वही चीजें आपके लिए बताने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग आएंगे। और कल से हमारा डे 1 रहने वाला है। 9, 10, 11 ऐसे 3 दिन का वर्कशॉप है। तो थैंक यू मच, आप सभी ने आज सेशन अटेंड किया। अगर आप जैसे आतु सर ने बताया है, अगर आप कोर्स को भी नहीं ज्वाइन कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो आज सर ने बता दिया है वो आप इम्प्लीमेंट करो। और आपका जो बिजनेस है फरवरी और मार्च महीना इनकैश करो, ताकि ये दोस्तों 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज टू मनी। सर ने आपको कैलकुलेशन बता दिया है। तो दोस्तों इसके ऊपर फोकस करके जो आज जो सेशन हुआ है वो इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप दिल से चाहते हैं कि कल आपको ज्वाइन करना है, तो अगर आज पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं तो कल भी सुबह पेमेंट कर सकते हैं और शाम को आप कोर्स अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आतुर सर। थैंक यू। दोस्तों जिन्होंने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट डालना भूलिए मत, क्योंकि अगर आपका स्क्रीनशॉट आता है तभी मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्योंकि पेड ग्रुप में सारा कुछ सेशन का रिकॉर्डिंग लिंक, जो नया ग्रुप बना है हमारा, उसमें आपको मिल जाने वाली है। जो हमारा रेगुलर ग्रुप है वहाँ पे आपको लिंक और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। जो नया ग्रुप बना है रिटायरमेंट प्लानिंग चिल्ड्रन प्लानिंग का, वहाँ पे सब कुछ मटेरियल मिलने वाला है। थैंक यू गुड नाइट। हम मिलते हैं कल शाम को 6:45 PM। थैंक यू।